हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ सेगमेंट, पीरियोडिक एंड एनवायरनमेंट रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। रिपोर्टिंग बेसिकली रिपोर्ट करना है। देखो, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पार्टी उसके साथ जुड़ी होती हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्म करना होता है, और वो रिपोर्टिंग के थ्रू ही किया जाता है कि क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड होती है। कुछ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग उस फर्म को, उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ गुड्स को सेल करते हैं, कुछ गुड्स को परचेज़ करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम करते हैं। तो कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो उसके अंदर इंटरेस्टेड होती हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही रिपोर्टिंग में आता है। तो रिपोर्टिंग कई तरह की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग की। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब, तो यहाँ पर सेगमेंट की बात हो रही है। सेगमेंट का मतलब होता है एक पार्ट जो है, ठीक है। अगर हम पहले वाले टाइम की बात करें तो पहले क्या था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी वो एक टाउन या अगर हम कहें कि एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही काम करती थी, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इधर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है। रादर उनका जो काम करने का एरा है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुका है, ठीक है। और अब तो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, तो इसकी वजह से तो वैसे ही बिज़नेस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जो कंपनीज़ हैं वो अपने बिज़नेस को ऑल ओवर द यूनिवर्स अगर हम बात करें तो अपने जो पंख है उनको फैला रही है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे वो अपने बिज़नेस को फैला रही हैं, बिज़नेस को एक्सपैंड किया जा रहा है। और इतना ही नहीं है कि सिर्फ एक या दो तरह के प्रोडक्ट ही नहीं बनाए जाते हैं, रादर लार्ज नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज होती हैं और एक वाइड जो एरा है कस्टमर का, उन तक वो गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। डैट मीन्स काम करने का जो जो एरा है, वो जो एरिया है वो सारा बढ़ चुका है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब डिफरेंट एरियाज़ में हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं तो अलग अलग एरियाज़ की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, वहाँ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ एक एरिया में अवेलेबल हो सकती हैं, दूसरे में नहीं हो सकती हैं। कुछ रिसोर्सेज एक एरिया में अवेलेबल हो सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकते हैं। तो हर एक सेगमेंट के, हर एक एरिया के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसे अगर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट में हम इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, एवरेज से प्रॉफिट हमारे होते हैं। इन द सेम के सर्विसेज में भी ये सेम जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। सेम जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, हम कह सकते हैं कि सेम तरह के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो सर्विसेज में भी आते हैं। तो दैट मीन्स अब रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि हम ये अगर एक कंसोलिडेटेड उनका हम देखें कि हम अलग अलग सेगमेंट को हम नहीं देख रहे हैं, रादर हम कंसोलिडेटेड देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है, तो उस पार्ट पे क्या होगा, वो अलग अलग पार्टीज़ के लिए कई बार इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि कुछ पार्टीज़ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में इंटरेस्टेड होती है। इसीलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग की जाती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में रिपोर्टिंग करना होता है। अच्छा, पहले तो ये चीज़ करना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब कंपनीज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 के अकॉर्डिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो चुका है। तो हर एक कंपनी को अपने सेगमेंट की अलग से रिपोर्टिंग करनी होती है, प्रॉपर अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना होता है, पार्टीज़ तक उनको पहुंचाना होता है, पब्लिश करवाना होता है। तो ये मैंडेटरी हो चुका है। तो हम बात करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग की। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग को डिफाइन किया गया है। Segment reporting is the reporting of the operating segment of a company in the disclosure accompanying its financial statement। तो financial statement के अंदर जो भी एक कंपनी का ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है, जो इन फोर्स है, जो चल रहा है, जिसमें काम हो रहा है, तो उनके बारे में उनकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उनको डिस्क्लोज करना होता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर पब्लिकली हेल्ड एंटिटीज़। तो पब्लिकली हेल्ड एंटिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एंड जो प्राइवेटली हेल्ड एंटिटीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता है।
सेगमेंट रिपोर्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन है is intended to give information to investors and creditors regarding the financial results and position of the most important operating units of a company. तो कंपनी के जो मोस्ट ऑपरेटिंग यूनिट्स होते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, which they can use as the basis of decision related to the company, ताकि वो डिसीजन ले सके कंपनी के रिगार्डिंग कि रादर उनको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 को इसको ये है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इशू किया है जो सेगमेंट रिपोर्टिंग को कंपनीज के साथ डील करता है। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है, इट डील्स विद सेगमेंट रिपोर्टिंग दैट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प बेटर understand performance, risk and returns of an enterprise. It deals with the provisions pertaining to the reporting of segment information in order to meet the need of the user of the financial statement. तो financial statement को यूज़ करने वाले जो भी यूज़र्स होते हैं उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए ही सेगमेंट रिपोर्टिंग की जाती है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन की उनको रिक्वायरमेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल करवाई जाए। तो बेसिकली सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करना, फिनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, इंडिविजुअल डिवीज़न की जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर जो सब्सिडरीज हैं या जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस की, तो उनकी अलग से रिपोर्ट को तैयार करना सेगमेंट रिपोर्टिंग में आता है। अब हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर सेगमेंट रिपोर्टिंग करना इट्स मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग देयर इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी एज एक्नॉलेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, जिनके सिक्योरिटीज़ जो है वो लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, या फिर इन प्रोसेस है कि वो डिबेंचर शेयर वगैरह इशू कर रही हैं और उन्होंने अभी रिकॉग्नाइज जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लिस्टेड होना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू फिर एक रिजोल्यूशन पास करना अगर उन्होंने किया है तो उनको सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी होती हैं। देन बैंक्स आते हैं जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंक्लूड किया जाता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, देन इसके अलावा एंटरप्राइज विद इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी लिस्टेड इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आता है। और जो एंटरप्राइजेज हैं जिनको सेगमेंट रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी होता है, जो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एंटरप्राइजेज हैं तो उनके लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा एक ऐसी एंटरप्राइज जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड से जो इमीडिएटली पहले जो था 50 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर उनको सेगमेंट रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग में अगर हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो टर्नओवर का मतलब सिर्फ सेल से हो रहा है, ना कि जो अदर इनकम एक फर्म को होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो ओनली टर्नओवर का मतलब यहाँ पर सेल ही है। और अगर एंटरप्राइज ने मनी बोरो किया है जिसमें पब्लिक डिपॉजिट को इंक्लूड करके अगर हम उसकी जो अमाउंट बनती है वो 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है तो उनके लिए भी सेगमेंट रिपोर्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। देन जो होल्डिंग कंपनीज हैं, सब्सिडरी एंटरप्राइज हैं, ठीक है, उनको भी क्या है ऑफ एनी ऑफ द अबव ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, तो उनको भी क्या करना होगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग करना होता है। तो बेसिकली सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एप्लीकेबल होता है इन एंटरप्राइजेस के ऊपर। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, सर्विसेज बनाती हैं और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही ऑपरेट नहीं करती है, रादर उनके बहुत सारे जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं और वहाँ पर उनकी अलग अलग रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होती हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स अलग हो सकते हैं। देन डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग करने का? एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी होता है। अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज में जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में हैं तो उनके प्रोज एंड कॉन्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड हम देख सकते हैं। देन एंटरप्राइज का एज ए होल जजमेंट करना पॉसिबल हो जाता है।
और मैनेजमेंट को भी ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि उनके वीक एरियाज कौन से हैं, ताकि टाइमली करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। सेगमेंट के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर किया जा सके। तो ये मेन रीज़न होते हैं कि सेगमेंट रिपोर्टिंग की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अब हम बात करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में, किस किस तरह के सेगमेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट को मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस सेगमेंट और सेकंड आता है जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट की बात हो रही है। देन कुछ सेगमेंट इसके अंदर रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की। तो बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस सेगमेंट का मतलब एक एंटरप्राइज का एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में बिजी है, एंगेज्ड है, या जो रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, ठीक है। तो इनको हम बिजनेस सेगमेंट बोलते हैं कि बाकी बिजनेस सेगमेंट के कंपैरेटिवली अगर वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है, तो वो डिफरेंट एक हम उसको कहेंगे कि बिजनेस सेगमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट उसमें आते हैं। सोप का है तो सोप को हम अलग बिजनेस सेगमेंट में ले सकते हैं। देन ऐसे ही जो टूथपेस्ट है तो वो अलग बिजनेस सेगमेंट में आ जाएगा। तो डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अलग इक्विपमेंट्स का सेगमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है और वो कई तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो उसके अलग बिजनेस सेगमेंट में आते हैं। तो अगर हम एक बिजनेस सेगमेंट का वो कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो कंसिडर किए जाते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो पहले हैं जो कंपैरिजन होगा कि एक बिजनेस सेगमेंट कैसे हम उसको अलग बिजनेस सेगमेंट कह सकते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का, किस तरह की प्रोसेस को ऑप्ट किया गया है। देन उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ करने वाले कस्टमर की टाइप और उनकी क्लासेस को। देन उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उनके जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बेस पर सेगमेंटेशन हो सकता है। और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कितना एप्लीकेबल है, लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं। तो अगर एक सिंगल बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हम एक ऐसे बिजनेस सेगमेंट को लेते हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ले रहा है, उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ले रहा है जिनके बाकियों की कंपैरेटिवली डिफरेंट रिसर्च रिस्क एंड रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो मेन जो डिस्टिंग्विश हम करते हैं तो वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पर होता है, नेचर प्रोडक्शन प्रोसेस के बेस पर हो सकता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो कस्टमर हैं उनकी क्लास के बेस पर हो सकता है, मेथड जो यूज़ किया जा रहा है, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट किस तरह का है, तो उसके बेस पर हम ये सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो जियोग्राफिकल सेगमेंट की होती है। तो जियोग्राफिकल सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट तो ये भी क्या है, एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट होता है that is engaged in providing product or services within a particular economic environment subject to risk and return different from those of component operating in other economic environment। तो यहाँ पर जो हम सेगमेंटेशन करेंगे वो किस बेस पर होगा कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जब आप इस एक एंटरप्राइज को चला रहे हैं और वो दूसरे जियोग्राफिकल एरिया से कैसे रिस्क एंड रिवार्ड के बेस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो जियोग्राफिकल सेगमेंट में आता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जिनको कंसिडर किया जाता है कि एक जियोग्राफिकल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सबसे पहला सिमिलैरिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, फिर अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ में जो ऑपरेशंस हैं उनमें जो आपस में रिलेशनशिप है, देन स्पेशल रिस्क क्या है पर्टिकुलर एरिया के ऑपरेशन से जो जुड़े हुए हैं, और एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस को लिया जाता है, और करेंसी रिस्क क्या हो सकते हैं तो उनको हम कंसिडर करते हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की, जिस सेगमेंट के लिए पर्टिकुलरली रिपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है। तो अभी हम डिटेल में करेंगे इसको। फिर आता है एंटरप्राइज रेवेन्यू। पर्टिकुलर सेगमेंट से रिगार्डिंग जो चीज़ें अभी हम डिस्कस आउट करेंगे तो उनकी डिटेल मैं भी आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले है एंटरप्राइज रेवेन्यू, देन आता है सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंसेस,
देन उसके बाद होगा सेगमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो हम लेते हैं, सेगमेंट की एसेट्स आएंगी, सेगमेंट्स की लाइबिलिटीज़ हैं। तो इन सब के जो मीनिंग है हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू की। सेगमेंट एंटरप्राइज का रेवेन्यू, तो अगर हम एज ए होल अगर हम देख रहे हैं सारे सेगमेंट्स के रेवेन्यूज को इंक्लूड करके, तो वो एंटरप्राइज का रेवेन्यू होता है। अब सेगमेंट के रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, सेगमेंट के रेवेन्यू में हम क्या क्या लेंगे। सबसे पहले तो सेगमेंट के रेवेन्यू में हम क्या लेंगे कि जो सेगमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है, तो उसको हम सेगमेंट के रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे। जैसे जो रेवेन्यू डायरेक्टली किसी सेगमेंट के ऊपर एट्रीब्यूटेबल होता है तो उसके अंदर इंक्लूड होगा। देन एंटरप्राइज रेवेन्यू के अंदर जो सेगमेंट का एक रेलेवेंट पोर्शन होगा तो वो पर्टिकुलरली एक सेगमेंट रेवेन्यू में आएगा। अदर सेगमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती है, अगर वहाँ से रेवेन्यू अर्न किया गया तो वो भी सेगमेंट रेवेन्यू में आता है। सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अगर किसी सेगमेंट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है तो वो सेगमेंट इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। लोन्स या एडवांसेस अगर दूसरे सेगमेंट को दिए हैं तो उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट अर्न किया गया है तो उस केस में भी सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करने से कोई गेन हुआ है तो उसको भी सेगमेंट के इनकम में रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेगमेंट के एक्सपेंसेस की। तो सेगमेंट के एक्सपेंसेस के अंदर किस किस चीज़ का एग्रीगेट हो सकता है। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर एट्रीब्यूटेबल होते हैं तो वो सेगमेंट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और अगर हम एंटरप्राइज के एक्सपेंसेस में देखना चाहते हैं तो जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का एक रेलेवेंट पोर्शन होगा तो उसको भी सेगमेंट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देन अगर अदर सेगमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस किया गया है तो वो भी सेगमेंट एक्सपेंसेस में आता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सबसे पहला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो हम नहीं लेंगे। देन इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस को नहीं लेंगे, इनकम टैक्स के एक्सपेंसेस को हम नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको भी इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। देन आते हैं सेगमेंट की एसेट्स। सेगमेंट के जो एसेट है उसके अंदर हम क्या लेते हैं। सेगमेंट एसेट का मतलब ये वो ऑपरेटिंग एसेट होती हैं जो एक सेगमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करने में उसको हमने एम्प्लॉय किया है। कि अगर एक सेगमेंट में कोई मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, तो वो सारे उस पर्टिकुलर सेगमेंट की एसेट को माना जाएगा जिनका यूज़ हम उस सेगमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। इनकम टैक्स की अगर कोई एसेट है या कोई ऐसी एसेट है जिसका यूज़ हम जनरल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसको हम सेगमेंट की एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आती हैं सेगमेंट की लाइबिलिटीज़। तो सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से अराइज होती हैं। ठीक है, अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रही हैं तो उनकी वजह से जो लाइबिलिटी अराइज होती हैं तो वो सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। तो इसके अंदर हम क्या नहीं लेते हैं, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी को कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर कोई पैसा हमने बाहर से बोरो किया है या अदर लाइबिलिटीज़ हैं लेकिन वो ऑपरेटिंग पर्पस के लिए नहीं है तो उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कुछ मेन टर्म्स हैं जो सेगमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक सेगमेंट जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कि एक रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो एक सेगमेंट चाहे वो बिजनेस सेगमेंट है या वो जियोग्राफिकल सेगमेंट है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेगमेंट में क्या होगा, सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा मीन्स कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉस। ठीक है, तो हम कंबाइंड रिजल्ट देख रहे हैं। देन इसके अलावा अगर हम सेगमेंट एसेट की बात करें तो सेगमेंट एसेट ऊपर तो हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉसेस की। तो सेगमेंट में क्या होगा कि टोटल अगर हम पूरे एंटरप्राइज की सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो 10% या उससे ज़्यादा एसेट के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जैसे अगर
एक पूरे एंटरप्राइज के 10 करोड़ की एसेट है और इसमें एक सेगमेंट की जो एसेट है वो 2 करोड़ है। 2 करोड़ है तो इसका मतलब इसके 10% से ज़्यादा है। अगर 10% से ज़्यादा है तो जो ये सेगमेंट होगा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा और इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होगा। तो ऐसे अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट में भी सेम होगा कि टोटल एसेट का 10% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में भी क्या होगा, उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। तो जो सेल है अगर एक्सटर्नल कस्टमर से या ट्रांजैक्शन से, अदर सेगमेंट की ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू में अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो पोर्शन है वो 10% या उससे ज़्यादा है तो उसको भी रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। तो इस तरह से हम एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सेगमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ का यूज़ करेगा। Segment information must be prepared as per the accounting policies adopted for preparing and presenting the enterprise financial statement। तो जिस तरह की पॉलिसीज़ को एक एंटरप्राइज की फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो सेम पॉलिसीज़ का यूज़ सेगमेंट अकाउंटिंग या सेगमेंट रिपोर्टिंग में किया जाना चाहिए। Furthermore, assets and liabilities that jointly relate to 2 or more segments should be allocated to the respective statement। तो अगर 2 सेगमेंट से कोई एसेट जुड़ी हुई हैं, 2 सेगमेंट की कंबाइंड एसेट है तो उनको भी हमें प्रॉपरली एलोकेट करना चाहिए उनकी अपनी जो रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट है उसके अंदर, प्रोवाइडेड दियर रिलेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू सच सेगमेंट। लेकिन यहाँ पर ये भी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम एसेट का ऐसे एलोकेशन कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ हैं उनका भी प्रॉपर एलोकेशन किया गया है। तो इस तरह से सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को ऑप्ट किया जाता है। अभी हमने बात की थी सेगमेंट रिपोर्टिंग की, तो उसके बाद जो है वो आता है इंटरिम या पीरियोडिक रिपोर्टिंग। तो इंटरिम या पीरियोडिक फिनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली क्या होती है। इंटरिम या पीरियोडिक रिपोर्टिंग जो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपोर्टिंग तैयार की जाती है तो उसको हम इंटरिम या फिनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली अगर 1 साल से कम टाइम के लिए रिपोर्टिंग कर रही है कि फुल फिनेंशियल ईयर से कम टाइम के लिए अगर रिपोर्टिंग किया जा रहा है तो वो इंटरिम या पीरियोडिक रिपोर्टिंग होता है। इंटरिम period is a financial reporting period shorter than a full financial year. Interim financial report means a financial report containing either a complete set of financial statement or a set of condensed financial statement as described in this statement for an interim period। कि पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेटमेंट नहीं बनाई जा रही हैं तो इसमें भी हो सकता है कि हम सारी की सारी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें प्रॉपरली शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है कि वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो सकती हैं। तो बेसिकली जो इंटरिम रिपोर्टिंग के अंदर जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मली हम क्या इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, देन इसके अलावा जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं तो उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। Notes including those relating to accounting policies and other statement and explanatory material that are an integral part of the financial statement। कि financial statement का जो integral part होता है तो उसको include किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म या कंटेंट क्या हो सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट ए कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन इट्स इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्ट। तो फर्स्ट ये पार्ट हो सकता है और सेकेंड हो सकता है इफ़ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, सॉरी। देन इसमें पहला हमने बात की है इफ़ एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट ए कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इन इट्स फिनेंशियल रिपोर्ट। अगर वो कंप्लीट सेट को प्रेजेंट कर रही है तो वो, और दूसरा है कि वो कंप्लीट सेट को प्रेजेंट ना करके, फर्स्ट ये था और सेकंड ये है कि वो कंडेंस्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रही है। अगर कंप्लीट स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है तो इन जो स्टेटमेंट का फॉर्म होगा, जो कंटेंट होगा, जैसे एनुअल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली इनको बनाना ज़रूरी होता है। सेकेंड केस में अगर एक कंडेंस्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट का सेट प्रिपेयर किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर कम से कम कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा कि जितने भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। अगर हमने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर की हैं तो उनके हेडिंग, सब हेडिंग उनको हमें लेने होते हैं, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स हमने लेना होता है जो सिलेक्टेड है। मतलब सारे नहीं लेते लेकिन सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स को इंक्लूड किया जाता है।
अगर कोई ओमिशन कंडेंस्ड इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट में हो जाती है और उसकी वजह से कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट आ जाती है तो एक एडिशनल नोट देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो दो तरह के फॉर्म या कंटेंट हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स में हम इंक्लूड करेंगे जब आप बैलेंस शीट बना लेते हैं तो उसके बाद कुछ हमें नोट्स देने होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हमने जो कैलकुलेशन हमने की है तो वो नोट्स के अंदर हम दिखाते हैं। A statement that the same accounting policies are followed in the interim financial statement as those followed in the most recent annual financial statement, or if those policies have been changed, a description of the nature and effect of the change। तो ये हमें बताना होता है। अगर कोई इंटरिम ऑपरेशंस का सीजनैलिटी की वजह से अगर होती है तो उनके बारे में हमें कमेंट देने होते हैं। नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम जिसका एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, नेट इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है और जो अनयूजुअल है। नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टिंग इन प्रायर इंटरिम पीरियड। तो ये जो चीज़ें हैं वो सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आती हैं। रिपोर्टिंग की जाती है एंटरप्राइज के थ्रू। अब हम लास्ट टाइप की रिपोर्टिंग की बात करेंगे हमारी आज की वीडियो की, दैट इज़ एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग का मतलब कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती है, रादर जो बाहर है, जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करनी होती है अलग अलग यूज़र को। तो इस तरह की रिपोर्टिंग को इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग बोला जाता है। तो इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग में हम क्या क्या लेते हैं, इसका मतलब क्या है? To present all the environment related information before user in different manner is called environmental reporting. It also include information on environmental management practices within the regulatory framework. तो ये जो आता है वो इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग में आता है कि इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की जा रही है, ठीक है, जो उसके अलग अलग यूज़र को हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग का पार्ट है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग के? तो इसमें मेन आता है, सबसे पहले तो बेसिक हेडिंग आता है जिसमें मेन डिस्क्रिप्शन होती है, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, टाइम पीरियड है, एरिया है, जो भी सीईओ के एफर्ट्स हैं, पोजीशन है, तो वो सब इसके अंदर बताया जाता है। देन समरी ऑफ पॉलिसीज़, टारगेट एंड अचीवमेंट्स आती हैं। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, जो भी कंसर्न्ड पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इन्वायरमेंटल स्कीम या जो भी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है तो उसकी समरी होती हैं। जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने अचीव किया है, तो उसकी समरी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में आता है कि इस टाइम जो हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी करंट पोजीशन कैसी है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी रूल्स बने गए हैं उनकी करंट पोजीशन क्या है, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन है तो उसके इसके अंदर डिपिक्ट किया जाता है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है तो वो भी स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में आता है। देन स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस इन सोशल एरिया। तो सोशल एरिया के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस की गई हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम अपने जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो भी इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 तरह की रिपोर्टिंग के बारे में आपको समझाया। सबसे पहला सेगमेंट रिपोर्टिंग था, उसके बाद हमने पीरियोडिक रिपोर्टिंग की बात करी, एंड लास्ट वन वॉज एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।